नमस्कार दोस्तों, क्रियांश जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए हम लोग प्राचीन भारत के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो अशोक महान से संबंधित है उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों इस सीरीज में हम लोग एक शॉर्ट तरीके से और एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जो एग्जाम से संबंधित है उन्हें हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप किसी कॉपी में एक नोट्स बनाते हुए लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पूरे लुसेंट पे कवर करना तो आप पूरे वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो डाला जाता है उस वीडियो को आप जरूर देखिए। आपका लुसेंट पे पकड़ हो जाएगा और साथ ही साथ आप लुसेंट को पढ़ते रहिए। पढ़ रहे 1 से 2 घंटा आप लुसेंट पढ़ेंगे, बिल्कुल आपका जीके पे 70% पकड़ बन जाएगा। बाकी आप दूसरे बुक से 10-20% कवर कर लेंगे। 100% जीके किसी का न हुआ है और ना ही होगा। दोस्तों तो आइए हम लोग देखते हैं अशोक महान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों मगध साम्राज्य पे चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पे मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक थे जिनके पास एक महान सेना था। उस सेना को लेकर के लगभग पूरे भारत पे उन्होंने राज करने की कोशिश की है और उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर उनकी मृत्यु के बाद बिंदुसार आते हैं उनके उत्तराधिकारी के रूप में। फिर बिंदुसार के बाद मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अशोक महान, जो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक महान बिंदुसार की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठने से पहले अपने 99 भाइयों की हत्या करके फिर गद्दी पे बैठा था और कुछ इतिहासकारों का ऐसा नहीं मानना है। फिर भी हम लोग इनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उन्हें देखते हैं। तो दोस्तों मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो अशोक से संबंधित है इन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुए? तो बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र जो हुए वो कौन हुए? अशोक। दोस्तों तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक जो है 269 ईसा पूर्व में राज गद्दी पर बैठता है, मगध की राजगद्दी पे। दोस्तों उस समय जिस समय ये राजगद्दी पे बैठते हैं अशोक महान, उस समय वो अवंती जो एक राज्य था उसका राज्यपाल थे। अवंती राज्य का राज्यपाल थे। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन पूछता है अशोक की माता, अशोक की माता का क्या नाम था? तो सुभद्रांगी। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था। दोस्तों मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। दोस्तों पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन और कहीं कहीं देवनाम प्रिय भी कहा गया है। दोस्तों उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अशोक के जीवन का टर्निंग पॉइंट एक तरह से कह सकते हैं, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में और उसके 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है अशोक। कलिंग पे अशोक जो है आक्रमण करता है और उस समय वहां के राजा कौन थे? तो अनंत थे। वहां के राजा कौन थे कलिंग के? जिस समय अशोक ने आक्रमण किया था तो वहां के राजा कौन थे? अनंत। दोस्तों उसके बाद उसकी राजधानी कहां थी? तोसली। तो कलिंग की राजधानी कहां थी? तोसली। दोस्तों ये अभी फिलहाल में उड़ीसा में है, जो उस समय हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसीलिए लगभग हाथी के ही मतलब व्यापार करने के लिए अशोक ने क्या किया था कि इस पे आक्रमण किया था। उसके बाद दोस्तों 13वें शिलालेख में अशोक ने इस बातों को दिखाया है कि उसने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में दोस्तों कलिंग पे जब आक्रमण किया था तो बहुत ज्यादा वहां पे सेना, लगभग 1 लाख सेना मारे गए थे। फिर 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में
महिलाएं और बच्चे मारे गए थे और लगभग 1 लाख घायल हुए थे। तो जब बाद में अशोक पहुंचता है रणभूमि में, तो वो बच्चे, रोते बिलखते बच्चे और जो भी महिलाएं थे, उन्हें देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसी समय वो घोषणा कर देते हैं कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और भेरी घोष की जगह धम घोष को उसने अपना लिया, यानी अब युद्ध की राह छोड़कर अब धर्म की राह पे चलेंगे। दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग की राजधानी कहां थी? तोसली। और वहां के राजा उस समय कौन थे? तो अनंत। वहां के राजा कौन थे? अनंत। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो 13वें शिलालेख से, जो अशोक का शिलालेख है, वो उसमें 13वें शिलालेख में ये जानकारी मिलती है कलिंग विजय के बारे में। दोस्तों, उसके बाद जब अशोक ये कर लेते हैं कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा, फिर वो क्या करते हैं? बौद्ध धर्म के एक भिक्षुक थे उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु थे। इनसे ये बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं कि और भी अपने पुत्र पुत्री और भी मतलब बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में अगर बढ़ावा देने का किन्हीं का काम है तो अशोक का ही है। दोस्तों, तो उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो मोखलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मोखलीपुत्र गोसाल। दोस्तों, उसके बाद आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफा बनवाया था। उस गुफा का नाम क्या था? गर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी आजीविकों को रहने के लिए अशोक ने ये गुफा बनवाया था। उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र जो थे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था कि जाओ तुम बौद्ध धर्म का वहां पे प्रचार प्रसार करना। दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया था। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया था। उसके बाद शिलालेख जो है वो उसपे कौन कौन सी भाषा लिखी गई थी? तो ग्रीक, अरमाइक, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी। दोस्तों, ग्रीक जो है ग्रीक में भाषा में थी और अरमाइक जो था वो अफगानिस्तान में जो भी शिलालेख पाए गए हैं वो अरमाइक भाषा उसपे लिखे हुए हैं। और भारत में जो भी शिलालेख मिले हैं उसपे ब्राह्मी लिपि, भारत में जो भी मिले हैं ब्राह्मी, और खरोष्टी लिपि जो है वो पाकिस्तान में जो भी शिलालेख मिले हैं अशोक के उसपे खरोष्टी लिपि दर्शाई गई है, खरोष्टी लिपि से लिखी गई है। और खरोष्टी लिपि में एक खास बात है जो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि ये किससे किस तरफ लिखा जाता था। तो हम लोग जैसे हिंदी लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं तो बाईं से दाईं तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेकिन खरोष्टी लिपि में क्या था? ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो इसको आसानी से हम लोग याद कर लेंगे। खरोष्टी लिपि कहाँ मिली थी? पाकिस्तान। खरोष्टी में लिपि में पाकिस्तान में जो भी शिलालेख मिले उस पे लिखे हुए थे। और भारत में ब्राह्मी और अरमाइक, अ से अफगानिस्तान और अ से अरमाइक, और ग्रीक राज्य में ग्रीक भाषा में लिखा गया था। दोस्तों, अशोक ने कोशिश किया था कि जिस क्षेत्र में जो भी लोग जिस भाषा को आसानी से समझ सकते हैं उसी भाषा में शिलालेख लिखवाने की कोशिश की थी। दोस्तों, उसके बाद अशोक के जो शिलालेख थे वो कितने थे? तो 14 शिलालेख। कितने थे? 14। दोस्तों, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो 1750 ईस्वी में पादेत्री फैनथेलर ने की थी। पादेत्री फैनथेलर ने 1750 ईस्वी में किया था। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में बनते हैं, इन्हें याद रखेंगे। और खोज तो कर लिया लेकिन ये पढ़ने में सफलता हासिल नहीं कर पाए। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप
नामक एक अंग्रेज थे, इन्होंने 1837 ईस्वी में इसे पढ़ा था, तो इसको याद रखेंगे। दोस्तों प्रयागराज स्तंभ लेख, प्रयागराज स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। तो प्रयागराज का जो स्तंभ लेख था कौशाम्बी में था, उसको क्या किया था? यह प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि प्रयागराज जो स्तंभ लेख था कौशाम्बी में, उसको अकबर ने क्या किया था? इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था, उठाकर और इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया था। फिर रामपुरवा में एक स्तंभ लेख पाया जाता है, यह चंपारण बिहार में है। रामपुरवा कहाँ पे पाया जाता है? तो चंपारण बिहार में है। इसकी खोज 1872 में कार्ल लायर ने की थी, 1872 में। दोस्तों कौशाम्बी अभिलेख जो थी उसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। उसके बाद अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। और सबसे छोटा कौन सा है? रुम्नी देई। उसके बाद अशोक का सार-ए-कुना अभिलेख, अशोक का सार-ए-कुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। अशोक का सार-ए-कुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। प्रथम पृथक शिलालेख, प्रथम पृथक मतलब अलग एक शिलालेख था, उसमें अशोक ने यह घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक ने प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। उसके बाद जो अशोक के जो 14 जो शिलालेख थे, उसमें जो महत्वपूर्ण जो उसने अपने जीवन काल में किया था, उसको उसने लिखने की और उसको जनता को समझा सके और आने वाला भविष्य में भी उसको जो भी हो आए वो पढ़े, इसलिए उसने लिखवाया था। जिसमें 14 शिलालेखों में पहला शिलालेख था, उसमें क्या किया था? पशु बलि की निंदा किया था। और उसने क्या किया था? अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी थी कि सभी लोग शाकाहारी होंगे, मांसाहारी कोई नहीं होंगे। तो उसने पशु बलि की निंदा की थी। दूसरा, मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा व्यवस्था। तीसरा, अधिकारियों को हर वर्ष 5 वर्ष के बाद राज्यों का दौरा करना है और जनता के सुख दुख का और क्या चल रहा है उसको देखना है। उसके बाद चौथा में भेरी घोष की जगह उसने धर्म घोष अपनाया था, उसके बारे में लिखा है। फिर 5वां में धर्म महापात्र की नियुक्ति और 6ठे में आत्मनियंत्रण। उसके बाद दोस्तों 7वां एवं 8वां में अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। उसने कब कहां गया था इसके बारे में वर्णन किया है। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछा जाता है 13वें शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख एवं अशोक की हृदय परिवर्तन की बात को लिखा गया है। दोस्तों उसके बाद स्तंभ लेख, सांची का जो स्तंभ लेख है वो कहां पे है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों उसके बाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो लिया गया है सिंह स्तंभ से, वो कहां पे है? तो सारनाथ में स्थित है। दोस्तों तो हम लोग जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे उन्हें देखे हैं, और अशोक से संबंधित एक और जो इनके प्रशासन से संबंधित होगी वो हम लोग इसके सेकेंड वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और आप इस वीडियो को देखने के बाद ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइएगा। थैंक यू दोस्तों।